हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि विराम चिन्ह किन्हें कहते हैं। तो जब भी हम किसी बातचीत करते समय जब हम कहीं पर रुकते हैं या ठहरते हैं, तब वहाँ पर लिखित भाषा में वहाँ पर चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इसे रुकने को या ठहराव को दर्शाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन्हीं चिन्हों को हम विराम चिन्ह कहते हैं। आइए परिभाषा जान लेते हैं। बातचीत करते समय हम बीच बीच में सांस लेने के लिए रुकते हैं। लिखित भाषा में रुकने की इस प्रक्रिया को स्पष्ट करने के लिए ही इन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें कि विराम चिन्ह कहते हैं। तो विराम का जो अर्थ होता है वो रुकना या ठहरना होता है, और जो विराम चिन्ह है वह अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। अधिकतर विराम चिन्ह जो है वो अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं। अब देखते हैं कि अगर हम कुछ वाक्य लेते हैं तो उन्हें में हम विराम चिन्हों का प्रयोग करने से उनमें उनका अर्थ ही बदल जाता है, उनके भाव में परिवर्तन आ जाता है। जैसे रोको मत, जाने दो, ये एक सामान्य वाक्य है। रोको मत, जाने दो। अगर यहां पर मैं इसे एक बार और लिख देती हूं, जाने दो। अब यहां पर मैं अगर अल्प विराम यहां लगा देती हूं, रोको मत, जाने दो, यानी किसी को रोक रहे हैं, उसे जाने के लिए मना किया जा रहा है। रोको मत, जाने दो। यहां पर कौन सा भाव हो रहा है? रुकने का भाव आ रहा है। रुकने का भाव आ रहा है कि उसे रोक लो, उसे जाने मत दो। और अगर यही हम जो अल्प विराम है वो हम यहां लगा देते हैं, अगर इसी को कॉमा को हम यहां लगा देते हैं, रोको मत, जाने दो, यानी उसे रोको मत, उसे जाने दो, तो यहां पर कैसा भाव आ रहा है? जाने देने का, चले जाने का भाव यहां पर आ रहा है कि उसे जाने दो। तो इस तरह एक विराम चिन्ह को अलग जगह लगाने से इसके वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसीलिए जो है वह विराम चिन्ह बहुत ही आवश्यक होते हैं। अब देखते हैं कि एक और हम देखते हैं, रमा ने कार खरीदी। यह एक सामान्य वाक्य हुआ, सामान्य वाक्य हो गया। रमा ने कार खरीदी, यह कैसा वाक्य हो गया? एक सामान्य वाक्य हो गया। लेकिन अगर हम लिखेंगे रमा ने कार खरीदी और यहां पे प्रश्न चिन्ह लगा दिया, रमा ने कार खरीदी, यहां पर कौन सा वाक्य, यहां पर कौन सा भाव हो गया? प्रश्नवाचक, प्रश्नात्मक भाव हो गया। ठीक है, तो यहां पर भाव के कारण भी यहां पर विराम जो चिन्ह है उसके अर्थ बदल जाता है। हम भाव के अनुसार भी विराम चिन्ह लगाते हैं। अब यहां पर हम लिखेंगे रमा ने कार खरीदी, और यहां पर हम आश्चर्य का चिन्ह लगा रहे हैं, रमा ने कार खरीदी, तो यहां पर कैसा वाक्य हो रहा है? विस्मय, विस्मय भाव आ रहा है। तो इस तरीके से जो हम भाव होते हैं उन भावों को दर्शाने के लिए भी हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि विराम चिन्ह कितने ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए अब हम सबसे पहले हमारे पूर्ण विराम के बारे में जान लेते हैं। पूर्ण विराम, तो पूर्ण विराम का प्रयोग कब किया जाता है? पूर्ण विराम को जो है इस तरीके से दर्शाया जाता है। इस चिन्ह के द्वारा, एक ऐसा चिन्ह होता है इसके द्वारा इसे दर्शाया जाता है, खड़े डंडे की आकार में दर्शाया जाता है। तो विराम चिन्ह क्या होता है? पूर्ण विराम क्या होता है? पूर्ण विराम वह होता है जब कोई भी कार्य समाप्त हो जाता है, तब उसे पूर्ण विराम का प्रयोग वहां पर किया जाता है। जब वह वाक्य की पूर्ण समाप्ति पर आ जाता है, तब वहां पर हम विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो पूर्ण विराम जो है समाप्त, और वह जो वाक्य है वह किसी पर आधारित नहीं होता। जैसे रमा
ने कार खरीदी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रमा ने कार खरीदी, यहाँ पर एक पूरा वाक्य आ रहा है। रमा ने कार खरीदी, मैं खेलने गया, यहाँ पर पूर्णता का भाव नजर आ रहा है। तो यहाँ पर क्या लगेगा, यहाँ पर पूर्ण विराम लगेगा, यानी कि यह काम पूर्ण हो गया है, तो यहाँ पर होगा पूर्ण विराम। तो आइए अब हम देखते हैं अल्प विराम, अर्ध विराम। चलिए चलते हैं आगे। तो चलिए अब हम देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम वह होता है कि जब हमें थोड़ा रुकना हो, जब हमें थोड़ा सा ही रुकना हो तब अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि जब दो या दो से अधिक समान शब्द हो तब हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो रही हो तब भी हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। जब कभी हमें थोड़ा रुकना हो तब भी अल्प विराम का प्रयोग करना होता है। जब हाँ, नहीं, बस, अब, तो, सो, सचमुच ऐसे शब्दों के बाद भी हमें अल्प विराम का प्रयोग करना पड़ता है। तो आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। अल्प विराम, जब दो या दो से अधिक समान शब्द हो, जैसे दीक्षा, उर्वरा, स्नेहा और नेहा पढ़ रही हैं। तो अब यहाँ पर कैसे नाम हो रहा है, अलग अलग नामों के बारे में बात हो रही है। तो देखिए शुरू के जो 3 नाम हैं उनमें लगेगा दीक्षा, उर्वरिका और उर्विका और स्नेहा। इनके बीच में क्या है, लगेगा और के बाद में यहाँ नहीं लगेगा। और के पहले जो 2 शब्द हैं इनमें अल्प विराम लगेगा। जैसे नेहा सब्जी, रोटी, दाल, चावल खाती है, तो नेहा के बाद में जो रोटी, सब्जी, इसमें अल्प विराम लगेगा। दाल में अल्प विराम खाती और चावल खाती है, इस तरह से यहाँ पर अल्प विराम लगेगा। ठीक है। अब वसुंधरा साहसी, सुंदर और ईमानदार है। तो अब यहाँ कहाँ लगाएंगे, वसुंधरा यहाँ पे संज्ञा हो गया। इसके गुण कौन कौन से, साहसी, सुंदर, और तो वसुंधरा के बाद साहसी और सुंदर के बीच में हम अल्प विराम लगाएंगे। सुंदर और ईमानदार है, तो यहाँ पर और लग गया है, इसलिए हम यहाँ पर अल्प विराम नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब जब शब्दों की पुनरावृत्ति हो, जैसे कोई भी शब्द हो उसकी पुनरावृत्ति हो रही, जैसे उदाहरण देखते हैं, हाँ हाँ अश्विन ने ऐसा कहा, तो यहाँ पर ये हाँ की आवृत्ति हो रही है, तो इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर अल्प विराम आ रहा है। अब इसी तरह हम कहेंगे नहीं नहीं वह चोर नहीं है, तो नहीं नहीं के बीच में अल्प विराम लगेगा। अब देखते हैं, हाँ, नहीं, बस, अब, तो, सो, सचमुच ऐसे शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। जैसे अच्छा, अब हम लोग चले, तो अच्छा के बाद में क्या होगा, अल्प विराम का प्रयोग होगा। सचमुच नितिन नालायक है, सचमुच नितिन नालायक है, तो यहाँ पर भी अल्प विराम का प्रयोग होगा। ऐसे शब्दों के बाद भी अल्प विराम का प्रयोग होता है। अब हम जानेंगे कि अर्धविराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अब देखते हैं अर्धविराम। अर्धविराम जो है अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच की अवस्था है। वह अर्धविराम और अर्धविराम जो है वो अल्प विराम और पूर्ण विराम के बीच की अवस्था है। पूर्ण विराम में हमें ज़्यादा समय रुकते हैं और अल्प विराम में जो है हम एकदम कम समय रुकते हैं, और अर्ध विराम में उससे अधिक समय रुका जाता है। इसे एक कॉमा और उसके ऊपर एक बिंदी के द्वारा दर्शाया जाता है। कॉमा के ऊपर एक बिंदी, यह इसका विराम चिन्ह का निशान है अर्धविराम का। ठीक है। अब इसकी कुछ अवस्थाएं होती है, उसमें है वहां पर अर्धविराम लगाया जाता है। तो चलिए एक एक को समझते हैं। विरोधावाचक उपवाक्यों के बीच लगाया जाता है। इसे कहाँ लगाया जाता है, विरोधावाचक उपवाक्यों के बीच। जैसे कि गलती करना बच्चों का स्वभाव है और क्षमा करना बच्चों का धर्म। तो यहाँ पर देखिए क्या लगा है, अर्धविराम लगा है। गलती करना, गलती और क्षमा दो कैसे हैं, विरोधावाचक चीजें हैं। तो गलती करना जो है वो बच्चों का स्वभाव है, अब यहाँ पे लग गया अर्धविराम, और क्षमा करना बच्चों का धर्म है। तो इस तरह जब दो विरोधावाचक चीज़ों के बारे में बताया जाता है तब भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है जब दो से अधिक उपवाक्यों के लिए एक ही कर्ता का प्रयोग हो रहा है तो उनके बीच में भी अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे वह कभी हंसती है, एक ही इसके प्रयोग के लिए एक ही कर्ते के बारे में बात हो रही है यहाँ पूरे वाक्य में। वह कभी हंसती है, वह कभी रोती है, कभी उठती है, कभी बैठती है। एक ही कर्ता के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पर वह कभी हंसती है के बाद में
अर्धविराम, कभी रोती है के बाद में अर्धविराम, कभी उठती है के बाद में अर्धविराम, और कभी बैठती है के बाद में पूर्ण विराम, क्योंकि यहाँ वाक्य खत्म हो गया है। अब इसका तीसरा जो पॉइंट है वह है एक ही विषय से जुड़े हुए 2 से अधिक उपवाक्यों में एक ही विषय हो। पहले एक कर्ता की बात हो रही थी, अब एक विषय हो। अब जैसे सुबह की बात हो रही है, इस उदाहरण में सूर्योदय हुआ, आकाश लाल हो गया, चिड़िया चहकने लगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सूर्योदय हुआ, उसके बाद अर्धविराम, आकाश लाल हो गया, यहाँ पर अर्धविराम, और चिड़िया चहकने लगी, यहाँ वाक्य पूरा हो गया, तो यहाँ पर पूर्ण विराम। तो इस तरह अर्धविराम के अंतर्गत 3 स्थितियाँ हो गई। एक तो विरोधावाचक उपवाक्यों के बीच, दूसरा है जब 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों के लिए एक ही कर्ता हो, एक ही कर्ता के बारे में बात हो रही हो, जब विरोधावाचक उपवाक्यों की बात हो रही हो, और तीसरा जो है वो एक ही विषय से जुड़े हुए 2 या 2 से अधिक उपवाक्यों में भी यहाँ पर अर्धविराम का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक करिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां मैं आगे के विराम चिन्हों के बारे में आपको बताऊंगी। धन्यवाद।